हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अप्रैल से हमारा मैथ और रीजनिंग का स्पेशल बैच आ रहा है। ठीक है, और ये कंप्लीट बैच रहेगा मैथ का और रीजनिंग का। आपके जितने भी वनडे एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो परचेज कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, फिर हम टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो परचेज करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है नीचे 9468164742, इस पर आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और 5 अप्रैल से जो भी क्लासेस आएंगी उनका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। वही बच्चा उन क्लासेस को देख पाएगा जिसने पेमेंट कर रखी है दोस्तों। ठीक है, तो बैच आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आज ही पेमेंट करके आ सकते हैं। इस क्लास को ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आपको ये बैच परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ दोस्तों, आपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में एलसीएम एचसीएफ से आ रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक दिन में आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता, एक दिन में कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, हर टीचर का, हर एजुकेटर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। वैसा ही अलग तरीका मेरा है, बिल्कुल आराम से हम पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको फास्ट पढ़ने की आदत है, एक ही दिन में सारा सिलेबस करने की आदत है, तो आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, वही बच्चा यहां पे जुड़े जिसको एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आराम से और बिल्कुल पक्के तौर पर सीखना है, वही इस क्लास में जुड़ा रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है क्या दोस्तों? तो एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैसैपै भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब है एचसीएफ का दोस्तों? इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है इनकी फुल फॉर्म। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है लीस्ट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में लैसैपै भी कहा जाता है। इसी प्रकार एचसीएफ का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी महत्तम समापवर्तक। यहां पे 2 शब्द हैं दोस्तों, यहां पे लीस्ट है, यहां पे हाईएस्ट है, यहां पे मल्टीपल है और यहां पे क्या है दोस्तों, फैक्टर है। तो ये 2 चीजें आपको सीखनी है, तो इनका हम डिस्कशन आगे करेंगे। केवल अभी एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ये हमने जाना है दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ली 24। अब 24 का मल्टीपल क्या है ये आपको देखना है। मल्टीपल का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों गुणज। हिंदी में क्या मतलब होता है? गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने ली 24 और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 24 के मल्टीपल बताइए, तो वो सारी संख्याएं जो 24 से पूरी भाग जाती हैं, सारी की सारी 24 का मल्टीपल कहलाएंगी। वो संख्याएं जो 24 से पूरी भाग जाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं 24 की। जैसे यहां पे बात करें तो 24 का मल्टीपल 24 तो है ही, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96। ठीक है, 24 पंजे 120। ठीक है, 24 6 का 144, फिर 168, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? 24 का मल्टीपल है।
आप देख रहे हैं 48 भी 24 से भाग जाती है, 72 भी, 96 भी, 120 भी, 144 भी 24 से भाग जाती है, 168 भी 24 से भाग जाती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक संख्या ली 30, तो 30 के मल्टीपल क्या होंगे? तो वो नंबर, वो सारी संख्याएं जो 30 से पूरी पूरी भाग जाती हैं। तो आप कहेंगे सर 30 का मल्टीपल 30 तो है ही, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, फिर 150 आएगा, फिर 180 आएगा, फिर आप 210 लिखेंगे और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये सारी संख्याएं क्या है? 30 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्याएं 30 से पूरी पूरी भाग जाती हैं दोस्तों। एक और संख्या हम लेते हैं 40। 40 के मल्टीपल की हम बात करें तो 40 तो है ही, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 200, फिर 240 आएगा, फिर 280 आएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 24 ली, 30 और 40। तो ये जो नंबर है इनके आगे लिखे हुए हैं, मतलब आपको इनको पहाड़ा बोलना है, जहां तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, बड़े से बड़े नंबर तक आप जा सकते हो। वो सारे नंबर जो इन संख्याओं से विभाजित होंगे वो इनके मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लीस्ट की। एलसीएम का मतलब क्या है दोस्तों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए दोस्तों, लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। लीस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? छोटे से छोटा। और कॉमन का मतलब जो तीनों में सभी में कॉमन है, और मल्टीपल का मतलब गणज। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए, आपसे अगर सवाल किया जाए कि भाई 24, 30 और 40 का एलसीएम बताइए, तो आपको करना क्या है? एक ऐसा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। बड़े से बड़े तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? लीस्ट चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए। तो आप यहां पे नजर दौड़ाएंगे तो क्या 48 किसी में कॉमन नहीं है? 60 है क्या? नहीं है। 90 है क्या? नहीं है। आप यहां पे देख पा रहे हैं 120 है, वो 24 के मल्टीपल में भी है, 120 है वो 30 का भी मल्टीपल है, 120 है वो 40 का भी मल्टीपल है। और ये नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। क्या 120 से कोई छोटा नंबर है जो 24, 30 और 40 तीनों में कॉमन है? नहीं है। तो 120 ही वो संख्या होगी जो 24, 30 और 40 का एलसीएम कहलाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगी दोस्तों। उम्मीद है एलसीएम का मतलब आपको समझ में आया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग चली जाती है वो एलसीएम कहलाती है। हम यहां पे देख रहे हैं 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से भी, जो 30 से भी और वो 40 से भी, यानी दी हुई तीनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 120 होगा। अब बात ये आती है कि अगर 120 ना हो, हम 240 लेते हैं, तो क्या ये इसका मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है। मतलब कहने का ये है, आपने देखा कि 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या? 120। अब 120 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे के सारे इन संख्याओं से विभाजित होंगे। मतलब एलसीएम का मल्टीपल दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। आप जानते हैं 120 का दुगुना होता है 240, तो 240 भी 24, 30 और 40 से भाग जाएगा। आप ट्रिपल मल्टीपल लीजिए 360, तो 360 120 का मल्टीपल है, इसका मतलब 360 भी 24, 30 और 40 से भाग जाएगा। इसी प्रकार आप 480 लेंगे तो ये संख्या भी 24, 30 और 40 से भाग जाएगी। आप 600 ले लीजिए, आप 720 ले लीजिए, मतलब 120 का आप x गुणा मल्टीपल लेंगे, x गुणा कोई संख्या लेंगे तो वो संख्या भी 24, 30 और 40 से भाग जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। पहली चीज, एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी भाग चली जाती है,
एलसीएम कहलाती है। दूसरा छोटा सा कंसेप्ट यह है कि एलसीएम का आप कितना भी मल्टीपल ले लीजिए, किसका मल्टीपल? एलसीएम का, तो वो मल्टीपल भी दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये रही बात एलसीएम की। अब थोड़ा सा बात हम करते हैं एचसीएफ की दोस्तों। तो एलसीएम आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एचसीएफ की। तो एचसीएफ का मतलब क्या है दोस्तों? एचसीएफ की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ली 24। अब यहां पे क्या है दोस्तों? फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है दोस्तों? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूं 24 के फैक्टर बताइए। तो फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग कर देते हैं। बात आई समझ में? एलसीएम वो संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी पूरी भाग चली जाती है। फैक्टर वो संख्या जो दी हुई संख्या को भाग दे दे, वो एचसीएफ कहलाती है, यानी फैक्टर कहलाती है। 24 के फैक्टर की बात करें तो 24 का फैक्टर आप सभी जानते हैं 1 होगा। भाई 24 है वो 1 से भाग जाती है, 2 से भी भाग जाती है 24, 3 से भी भाग जाती है। 24 में 3 का भी भाग दिया जा सकता है, 4 का भी दिया जा सकता है, 6 का भी दिया जा सकता है, 8 का भी दिया जा सकता है, 12 का भी दिया जा सकता है, और 24 का खुद का भी इसमें भाग दिया जा सकता है। तो अगर 24 के फैक्टर की हम बात करें तो इतने सारे यहां पे फैक्टर हैं, क्योंकि 24 जो है इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाती है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 30 की। तो 30 के जो फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा, 2, 3, 5, 6, ठीक है, फिर 10 बनेगा, फिर 15 बनेगा, और फिर 30 बनेगा दोस्तों। यही बनेंगे, कोई और तो नहीं बनेगा, बिल्कुल। अब 40 की बात कर लेते हैं। तो 40 की बात हम करें तो 1 होगा, 2, 4, ठीक है, 4 के बाद 5 बनेगा, फिर 8 बनेगा दोस्तों, फिर 10 बनेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 40 बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर क्या है दोस्तों? ये 40 के फैक्टर हैं। ये सारी की सारी संख्याएं 40 को पूरा पूरा भाग दे सकती हैं। ये सारी की सारी संख्याएं हैं जो 30 को पूरा पूरा भाग दे सकती हैं। ये संख्याएं हैं जो 24 को पूरा पूरा भाग दे सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप तो मुझे ये बताइए कि 24, 30 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ का मतलब क्या है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको वो बड़े से बड़ा फैक्टर देखना है जो तीनों में कॉमन हो। तो आप यहां पे देखेंगे क्या 24 तीनों में कॉमन है? कहीं कॉमन नहीं है। आप यहां पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन। कॉमन तो एक भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए, बड़े से बड़ा। तो यहां पे 4 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं है, 6 भी तीनों में नहीं है, 10 भी तीनों में नहीं है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 एक ऐसा फैक्टर है जो बड़े से बड़ा है और जो तीनों में कॉमन है। तो हम यहां पे कह सकते हैं 24, 30 और 40 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है वो बनता है 2 दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं 24, 30 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। मतलब 2 ही वो संख्या है जो बड़ी से बड़ी है और जो तीनों को डिवाइड कर सकती है। बात आ गई समझ में? तो एलसीएम और एचसीएफ की दोनों की भाषाएं हमने यहां पे समझ ली हैं दोस्तों, लेकिन दोनों को हम पैरेलल लेकर नहीं चलेंगे। पहले हम एलसीएम को देखेंगे, फिर हम एचसीएफ को देखेंगे, फिर मिक्स सवाल आएंगे और उसके बाद आपका टॉपिक खत्म होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने परिभाषाएं को जान लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं एलसीएम को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कि एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। यानी पहला जो पॉइंट है वो है एलसीएम निकालने का तरीका या निकालने के तरीके। ठीक है, एलसीएम निकालने के जो मेथड हैं, मेथड ऑफ फाइंड आउट एलसीएम, एलसीएम निकालने के जो मेथड हैं, तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो जो पहला मेथड है वो है आपका डिवीजन मेथड। कौन सा है दोस्तों? डिवीजन मेथड, यानी इसको भाग विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भाग विधि। ये बहुत ही कॉमन है। कैसे है? आपको मान लीजिए एलसीएम पूछा गया 24, 30 और 40 का, तो हम क्या करते हैं 24, 30 और 40 को ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इनको भाग देते हैं। तो आप पहले 2 का देंगे, यहां पे आएगा 12, 15 और 20। ठीक है, यहां पे आएगा 2 का, फिर भाग देंगे, 2 से आएगा 15, ये तो 10 आएगा। फिर 2 का जा रहा है तो 2 तिया 6, 15 और 2 पंजे 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5। तब तक भाग देंगे जब तक नीचे 1 1 ना जाए दोस्तों। अब आप देंगे 5 एकम 5 एकम 5, यस और नो। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं नीचे क्या है, 1 1 आ चुका है। अब आपके पास जो ये फैक्टर है, गुणनखंड है, इनका हम मल्टीपल कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो आप कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 होगा। ये सबसे कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है छोटे क्लासेस में। अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर नहीं है दोस्तों। लेकिन ये भी एलसीएम निकालने का एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, जो हमारा सेकंड मेथड है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा कारगर होता है। यह है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक संख्या है मेरे पास 24, एक संख्या है 30 और एक संख्या है 40। इन्हीं संख्याओं को मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि बार बार आप इन चीजों को समझ पाए अच्छे से दोस्तों। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप कहेंगे सर 24 का मतलब होता है 8 तिया 24। 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा में 3, यस और नो। 24 को आप 2 की पावर 3 गुणा में 3 लिख सकते हो, क्योंकि 24 का मतलब होता है 8 तिया 24। तो 2 की पावर 3 गुणा में 3 आ जाएगा, यस और। अब यहां पे 30 की बात करें तो 30 का मतलब होता है 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यही होता है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 दोस्तों। तो ये क्या है, 30 के प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हों, या तो 1 या स्वयं संख्या, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या जो केवल स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाती है, वो प्राइम नंबर होती है। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वो संख्याएं जो दी हुई संख्या को भाग दे देती हैं, यस और नो। तो 2 तिया 6 पंजे 30 हम यहां पे लिख सकते हैं। 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा में 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 है वो तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है। तो जो नंबर कॉमन है ना, मतलब आप ये समझिए कि किसी भी नंबर जो कॉमन है भी नहीं भी है, उसकी हाईएस्ट पावर यहां पे ली जाती है। क्या करते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है, एचसीएफ में लोएस्ट पावर ली जाती है। तो यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां पे 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 3 है। तो तीनों में कॉमन है 2, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 3 गुणा, अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहां कुछ भी नहीं है तो 3 की पावर 0, राइट। तो आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1 ली जाएगी। ठीक है, तो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहां पे 5 की पावर 0 है। तो क्या लिखा जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो 5 की पावर 1। अब आप इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, दो अभाज्य गुणनखंड कीजिए,
फिर जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर आप लीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई फैक्टर ऐसे लिखा हुआ है यहां पे कि भाई 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 9 की पावर 4। एक और संख्या है मान लीजिए जहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 7 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 5 गुणा में 9 की पावर 3। दोस्तों एक और संख्या लिखी हुई जिसके फैक्टर इस प्रकार से मान लीजिए 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 3 गुणा में 9 की पावर 2। दोस्तों अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो आप देख रहे हैं 2 तीनों में कॉमन है बिल्कुल, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 7। तो आप लिखेंगे यहां पे 2 की पावर 7 दोस्तों गुणा। अब 3 भी तीनों में कॉमन है, तो तीनों की पावर अलग अलग है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 7 है, तो 3 की पावर 7 आएगी गुणा 7 की पावर यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 7 की पावर 5, तो यहां पे लिखी जाएगी 7 की पावर 5 गुणा 9 की पावर मैक्सिमम क्या है? 4 है, तो यहां पे लिखी जाएगी 9 की पावर 4। यानी हमें इनका अगर एलसीएम निकालना होता तो इनका एलसीएम बनेगा ये। अब मान लीजिए यहां पे कुछ भी नहीं है, इतना होता, तो हम क्या करते हैं, ये 9 की पावर 4 है, ये 9 की पावर 3 है, यहां कुछ भी नहीं है, तो 9 की पावर आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 9 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और किसी भी संख्या की पावर अगर आप 1 लगाते हैं तो उसका मतलब संख्या होती है। 9 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 का मल्टीपल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं था, इसलिए 9 की पावर 0 हमने मान ली दोस्तों। ठीक वैसा ही हमने यहां पे किया है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां कुछ नहीं है, तो हमने 3 की पावर 0 मान लिया। कैलकुलेशन आसान होगी, जिसको समझ में नहीं आता बच्चे को उसको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है। 5 की पावर 1 है, अरे कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, यहां भी, अब यहां कुछ भी नहीं है, तो 5 की पावर यहां पे 0। अब देखिए 2 की पावर तो हम मैक्सिमम ले चुके हैं, 3 की बात करें तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो क्या ली जाएगी? 3 की पावर 1। इसी प्रकार 5 की पावर 1 वहां पे लिखी जाएगी, और फैक्टर्स जो आपने कॉमन निकाले हैं यहां पे उनका क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे, और जो मल्टीपल आएगा, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आराम से हम समझाते हैं, जल्दबाजी हमारे पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी पेशेंस के साथ जुड़े रहें। एसएससी जीडी अगर आपका टारगेट है, 4 महीने में मैथ का आपको धुरंधर बना दिया जाएगा। एक भी सवाल ऐसा ना होगा जो आपने ना पढ़ा हो दोस्तों, ठीक है। बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए। तीसरा जो यहां पे फैक्टर है, जो मेथड है दोस्तों, वो है आपका, यहां पे 2-3 मेथड और हैं दोस्तों। तो ये जो मेथड, इसका नाम नहीं है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेना। ठीक है, ये मेथड का नाम नहीं है, लेकिन ये तरीका है एलसीएम निकालने का। कंसेप्ट है कि सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दे दी जाएं कि भाई 12, 15 और मान लीजिए 20। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो तरीके तो हमने 2 बता दिए, लेकिन हम तीसरे तरीके की बात कर रहे हैं। 12, 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या मानते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसी को एलसीएम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा? 20। अब आप सभी जानते हैं एलसीएम तो वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाए। तो 20 है, वो 20 से तो भाग जा रही है, लेकिन क्या 15 से भाग जाएगी? क्या 12 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो 20 में क्या और मल्टीप्लाई करें कि वो 15 से भी भाग चली जाए? ठीक है, तो देखिए 15 का मतलब क्या है दोस्तों? 5 गुणा में 3। तो आप सभी जानते हैं 20 है, क्या इसमें 5 नहीं है? 20 का मतलब होता है 5 गुणा में 4। 5 तो हम ले चुके हैं भाई, 15 में 5 है और 20 में 5 है, तो 5 लेने की आवश्यकता नहीं है। जो नंबर आ चुका है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नहीं आया है दोस्तों? 3।
और जैसे ही आप 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये संख्या 20 से भी भाग जाएगी, ये संख्या अब 15 से भी भाग जाएगी, राइट। अब 12 की बात करते हैं। तो 12 में क्या ये संख्या भाग जा रही है? बिल्कुल जा रही है, तो कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर क्या जाएगा? 60। तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 60 होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे संख्या मान लीजिए 18, 30 और 36। अब इनका आपसे एलसीएम पूछा गया। 18, 30 और 36 ये संख्याएं हैं, इनका आपसे देखो ये तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। हमने 36 को एलसीएम मान लिया। अब 36 है, वो 36 से तो भाग जा रही है, लेकिन क्या ये 30 से भाग जाएगी? क्या ये 18 से? 18 से तो भाग जा रही है। तो 36 और 18 का तो खेल खत्म हो गया है। अब आपको एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 30 से भी भाग चली जाए दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 30 का मतलब होता है 6 पंजे 30, और 36 में 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या ले लेंगे? 5। और जैसे ही आप 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 180। 180 वो संख्या है जो 36 से भी भाग जाएगी, 30 से भी भाग जाएगी और 18 से भाग जाएगी। तो हम कह सकते हैं 18, 30 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 180 होगा। तो ये जो तरीका है सबसे कारगर है ऐसी संख्याओं में, बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी होना जरूरी है। एकदम से अप्लाई करेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही तरीका अपनाना है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो अप्लाई कीजिए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि एलसीएम आप कितने प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। चौथा जो मेथड है वो भी काफी आसान है दोस्तों, ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसी का मॉडिफाई रूप है, ठीक है। चौथा जो मेथड है ना बहुत ही आसान है। कैसे? रेशियो मेथड, यानी इसको हम कह सकते हैं अनुपात विधि। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 40, 60 और 80, आपसे इनका एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम निकाल देंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो देखिए। 40, 60 और 80 का आपको एलसीएम पूछा गया है, तो या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए जितने भी तरीके आपको आते हैं, या फिर क्या कीजिए इनको छोटा कर लीजिए। आपको बताइए सारी की सारी संख्याएं हैं जो 10 से भाग जाती है। चलो एग्जाम्पल बदल लेते हैं थोड़ा सा, 24 और 30 और 40 लेते हैं, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं ये भी 2 से भाग जाती है, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 12, ये 15 और ये 20। हमने क्या कर दिया? 2 से भाग दिया, इन संख्याओं को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अब आप सभी जानते हैं 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना आसान है। कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन 60 जो एलसीएम है वो तो 12, 15 और 20 का है, हमें निकालना था 24, 30 और 40 का। तो जिस संख्या से आपने भाग दिया है उसका आखिरी में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 35, 60 और 85, ठीक है, इनका आपसे एलसीएम पूछा गया। 35, 60 और 85 का आपसे एलसीएम पूछा गया, तो कैसे करोगे? अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल से करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर लेते हैं। आपको पता है तीनों ही संख्याएं 5 से भाग जाती हैं, तो ये 5 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 12 और ये आएगा 17। अब इनका एलसीएम निकालना आसान है। 7, 12 और 17 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 17 गुणा में 7 गुणा में 12। ये एलसीएम है किसका? 7, 12 और 17 का। हमें निकालना था इनका, तो जिस संख्या से भाग दिया उससे क्या कर देंगे? आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनका एलसीएम दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जो मोस्टली यूज होते हैं एलसीएम निकालने में दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी।
कि एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो। पहला मेथड है डिवीजन मेथड, भाग विधि। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करके आप कॉमन फैक्टर को निकाल लीजिए, हाईएस्ट पावर ली जाती है। तीसरा तरीका है सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया जाए। चौथा तरीका है रेशियो मेथड, बड़ी संख्याओं को काटकर छोटा करके उनका एलसीएम निकाल के फिर वापस उनको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, हमने यहां पे बात की है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, यहां पे भी कंसेप्ट छुपा हुआ है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का, ध्यान से देखिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर बनते हो। क्या कहते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर बनते हो। द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैज ओनली टू फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर बन सकते हैं वही क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करता हूं 17, तो 17 के फैक्टर अगर बात करें तो 1 और 17, क्या इसके अलावा कोई फैक्टर बन सकता है 17 का, नहीं। तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैं आपसे बात करना चाहूं, मान लीजिए 15, तो 15 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे दोस्तों, 15 के फैक्टर बनेगा 1, 3, 5 और 15। अब हमने प्राइम नंबर में देखा है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर बनते हो, या तो 1 बनेगा या स्वयं संख्या बनेगी। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर बनता है तो वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होती है। तो क्या 15 प्राइम नंबर है, नहीं दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूं 2, तो 2 क्या प्राइम नंबर है, तो 2 के फैक्टर क्या बनते हैं, या तो 1 या फिर 2। तो 2 क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मैं बात करना चाहूं, मान लीजिए 7, तो 7 भी क्या एक प्राइम नंबर है, 1 और 7। मैं बात करना चाहूं 21, तो 21 भी क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 21 का फैक्टर 1 है, 3 है, 7 है और 21 स्वयं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा कि वो संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर बनते हैं, या तो 1 या स्वयं संख्या, वो सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। आप इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हो कि वो संख्या जो केवल 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाती है वो प्राइम नंबर होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पे एलसीएम पढ़ रहे हैं, एच से पढ़ रहे हैं, तो ये फैक्ट आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग शब्दों में प्रयोग होती है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। हमने देखा प्राइम नंबर, अब हम देख रहे हैं को प्राइम नंबर। क्या देख रहे हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर, यानी इनको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। हमने प्राइम नंबर देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब को प्राइम क्या है, को प्राइम वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूं 2 और 3, तो 2 और 3 क्या को प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 में क्या एक के अलावा, एक तो सभी में कॉमन है, अरे 2 में भी एक है, 3 में भी एक है, एक तो कॉमन है ही, लेकिन एक के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मैं आपसे बात करना चाहूं 7 और 9। अब आप कहेंगे सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन 9 को प्राइम हो सकती है। जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो को प्राइम हो सकती है। क्यों, क्योंकि परिभाषा ये है कि वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो को प्राइम नंबर होते हैं। तो 7 और 9 भी यहां पे क्या है, को प्राइम है। जैसे मैं बात करना चाहूं 15 और 25, क्या ये को प्राइम है, तो आप देख रहे हैं 15 और 25 में एक भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन 15 और 19 या 15 और 17, 15 और 21 नहीं होगा, 15 और 19 ये क्या है, को प्राइम है। क्यों है,
क्योंकि 15 और 19 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे कहा गया 11 और 17, तो क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 11 और 17 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये संख्याएं तीन भी हो सकती हैं, 11, 13 और 17, ज्यादा भी हो सकती है 29। क्या ये संख्याएं को प्राइम नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि 11, 13, 17 और 29 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर है दोस्तों। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर हमें ये चीजें क्यों बता रहे हो, एलसीएम पढ़ा रहे हो, एचसीएफ पढ़ा रहे हो, और हमें को प्राइम नंबर क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों यहां पे कंसेप्ट छुपा हुआ है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, किन्हीं भी, यहां पे मैं लिख रहा हूं कंसेप्ट, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। क्या कहा? कोई भी दो संख्याएं या ज्यादा संख्याएं जो आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, उनका एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूं 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर 2 पंजे 10। अब 10 है, ये इनका मल्टीपल भी है और इनका क्या है, ये एलसीएम भी है। मैं आपसे बात करना चाहूं 7 और 11, तो 7 और 11 क्या है दोस्तों? को प्राइम है, बिल्कुल। तो इनका एलसीएम बताइए। तो 7 और 11 का मल्टीपल क्या होगा? 77। 77 इनका मल्टीपल भी है और इनका एलसीएम भी है। मैं आपसे बात करना चाहूं मान लीजिए 13 और 15, तो क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है। तो इनका एलसीएम 13 और 15 का मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65 और 13 कम 13 6 19, 195। तो ये क्या होगा? इनका प्रोडक्ट भी है और एलसीएम भी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मान लीजिए 21 ले लीजिए और 29 ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा? तो ये को प्राइम है, इनका एलसीएम होगा 21 गुणा में 29 दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो को प्राइम नंबर हैं, अगर आप उनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, उनका गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस कंसेप्ट पर आधारित सवाल भी आते हैं। सवाल का फॉर्मेट क्या मिलेगा, सवाल की लैंग्वेज है वो क्या मिलेगी, ध्यान से देखिए। कहेगा सवाल की लैंग्वेज मिलेगी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 527 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए, ज्ञात करें। ये लैंग्वेज मिलेगी, या ये लैंग्वेज ऐसे मिल सकती है कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 527 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार के सवाल आए हुए हैं। तो आपको पता है कि दो सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स का जो मल्टीपल है वही एलसीएम होता है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम 527 है तो दोस्तों उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, 527 होगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वही क्या होगा, एलसीएम होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से डायरेक्ट लैंग्वेज पे सवाल आ जाते हैं, इसलिए हमने प्राइम और को प्राइम नंबर्स को देखा है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको इस बैच को बिना देर किए हुए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बैच है ड्रीम बैच है दोस्तों। आपके एग्जाम तक आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट और उसके साथ ही हम प्रैक्टिस भी आपको करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये बैच आपके लिए रहने वाला है। तो बिना देर किए हुए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए केवल सिंपल प्रोसेस है, इस नंबर पे जो आपको नीचे दिख रहा है 9468164742, इस पर आपको पेमेंट करनी है फोन पे या गूगल पे से, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे सेंड करना है दोस्तों। पूरे कोर्स है, 2 सब्जेक्ट हैं,
आपकी फीस मात्र 999 रुपए है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर 3 महीने का कोर्स आप लेके चलते हैं तो 1 महीने की जो फीस है आपकी मात्र 300 रुपए बनती है 2 सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही कम पैसे में बहुत ही शानदार ये बैच रहने वाला है दोस्तों। रिकॉर्ड क्लास में फायदा यह है कि बाद में मान लीजिए आप रिवीजन करते हैं तो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक ही दिन में एक टॉपिक को खत्म कर सकते हैं, एलसीएम को, फिर सर्ट सिंडाइसिस को। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल यहां पे होने वाली हैं। ठीक है, तो ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो पेमेंट करके आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण चीज। जी हां दोस्तों, प्रत्येक सवाल पर यह चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवालों पर जाने से पहले ये जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना जरूरी है दोस्तों। आप यकीन कीजिए कि यही जो मेथड मैं यहां पे बताने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ की जान है, बेस है, पूरी नींव है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, वही चीजें जो आपने बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, बस उनको तब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल। जी हां दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में कहें तो भाजकता के नियम। ये क्या है? हमें यह समझना है कि कोई भी संख्या है वो किस नंबर से कब भाग जाती है। कोई संख्या 2 से कब भाग जाएगी, 7 से कब जाएगी, 11 से, 13 से, 9 से कब भाग जाएगी, ये चीज आपको समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक में हम लगभग हर सवाल में ये मेथड हम प्रयोग करके दिखाएंगे। और एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल आप मात्र 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाएंगे अगर इस मेथड को आपने ध्यान से देखा और आपको ये मेथड आता है तो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई संख्या 2 से, 4 से, 8 से और 16 से कब भाग जाती है। तो अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट शुड डिवाइड बाई 2, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आखिरी नंबर 2 से भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग जाएगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं 7 9 4 6 8 0। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये संख्या 2 से भाग जाएगी, तो आप आखिरी नंबर को देखिए 0, तो 0 तो हर संख्या से भाग जाता है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से भाग जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 729, क्या ये 2 से भाग जाएगी? तो आखिरी में क्या है 9, और 9 2 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी। मतलब 2 से संख्या वही भाग जाएगी जिसका आखिरी का नंबर 2 से भाग जाता हो। राइट, 4 की बात करें तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट आगे सेम प्रोसेस। कोई भी संख्या है 4 से तब भाग जाएगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से पूरे पूरे भाग जा रहे हों। जैसे सेम एग्जांपल हम लेना चाहें, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो संख्या है क्या ये 4 से भाग जाएगी, तो आप इसको पूरा मत देखिए, आप आखिरी के 2 नंबर चेक कीजिए, क्या 80 4 से पूरा पूरा भाग जाता है? बिल्कुल, तो ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी। और यही रूल हम कैलेंडर रीजनिंग जब पढ़ते हैं तो कैलेंडर में भी लीप वर्ष निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 40 96 68, क्या ये संख्या 4 से भाग जाएगी? तो आखिरी के 2 नंबर 68 है, 4 से भाग जाता है क्या? बिल्कुल, 17 चौक 68 होता है, तो ये संख्या भी 4 से भाग जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 की। तो 8 का मतलब है सिंपल लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, आखिरी के जो 3 नंबर हैं, 3 अंक हैं, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई संख्या है 79 40 91 19 2, ये कोई संख्या है मान लीजिए। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या 8 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये 2 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्या ये 4 से भाग जाएगी? 23 चौक 92 बिल्कुल जाएगी। यस और नो? 8 से भाग चेक करने के लिए आपको आखिरी के 3 नंबर चेक करने हैं।
तो क्या 192 है वो 8 से पूरा पूरा भाग जाता है? आप कहेंगे सर 8 दूनी 16, 8 चौक 32, बिल्कुल जाता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाती है 94628 और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये संख्या क्या 8 से भाग जाती है? तो 8 से भाजकता का नियम क्या है कि आप आखिरी के 3 नंबर चेक कीजिए। क्या 280 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भागे जाएगी दोस्तों, ठीक है। 16 की बात करें तो 16 का जो रूल है ज्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं लास्ट के 4 डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 16, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, ठीक है। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 में हमने रूल देखा कि लास्ट का 1 डिजिट है वो 2 से भाग जाना चाहिए। 4 में लास्ट के 2, 8 में लास्ट के 3 और 16 में लास्ट के 4 डिजिट हैं वो 16 से भाग जाएंगे, तो पूरी संख्या है वो इनसे भाग जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आया होगा 2, 4, 8 और 16 का रूल आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। 5, 25 और 125 भी आ ले सकते हो, लेकिन 125 का यूज होता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं 125 लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 5 में रूल क्या है कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट है ना वो 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या है वो 5 से तभी भाग जाएगी जब इकाई अंक उसका 0 या 5 होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 79402, मैं पूछना चाहूं क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन अगर संख्या ये ऐसे होती 79495, क्या ये अब संख्या से 5 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो डिजिट वो क्या है? 0 या 5 होना चाहिए। 5 है वो 5 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या 5 से भाग जाएगी दोस्तों। जैसे 9638110, क्या ये संख्या 5 से भाग जाएगी? तो हम देख रहे हैं आखिरी अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी भाग जाएगी दोस्तों, ठीक है। 25 में क्या है? सेम 4 वाला रूल है। जो 4 का हमने रूल देखा ना कि आखिरी के 2 अंक 5 से 4 से भाग जाने चाहिए, वैसा ही 25 का है। लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 25 से भाग जाने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं यही संख्या ले लेता हूं 963810, तो आप ये देखिए आखिरी के 2 अंक क्या 25 से भाग जा रहे हैं? नहीं, तो ये संख्या 25 से भाग नहीं जाएगी। यहां पे देख लीजिए क्या ये 25 से भाग जाएगा? नहीं, तो ये संख्या भी 25 से भाग नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसे है 64275, ये संख्या है, क्या ये 25 से भाग जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको देखना है आखिरी के 2 अंक। 75 है, 25 से पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 25 से भाग जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 829100, क्या ये संख्या 25 से भाग जाएगी? तो आखिरी में 2 जीरो है, 2 जीरो किसी भी संख्या से भाग जाते हैं तो ये संख्या भी 25 से भाग जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए 9764770, क्या ये संख्या 25 से भाग जाएगी? तो आखिरी में हम देख रहे हैं 70 है और 70 25 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 25 से भाग नहीं जाएगी। 125 का सीधा रूल है, लास्ट के 3 डिजिट है वो 125 से भाग जाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं 5, 25 और 125 का तो यूज नहीं होता, ठीक है। 5 और 25 का आप देख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए ये हुआ हमारा 5 का। अब आता है रूल 7, 11 और 13। इनको तीनों को हम कॉमन देख रहे हैं क्योंकि तीनों में एक रूल है जो बहुत ही आसान है और जो तीनों में अप्लाई हो जाता है। मतलब अगर आपको 7 का रूल देखना है तो भी ये रूल लागू होगा, 11 का भाजकता चेक करना है तब भी ये रूल लागू होगा, 13 का चेक करना है तब भी ये चीज आपकी लागू होती है दोस्तों। यानी तीनों संख्याओं के लिए एक ही रूल यहां पे हम देख रहे हैं। 11 का अलग है वो भी हम देखेंगे, पहले हम तीनों का जो कॉमन है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक संख्या ले लेता हूं मैं 133
826। ठीक है, मुझे चेक करना है कि यह संख्या 7 से भाग जाती है कि नहीं, 11 से भाग जाती है कि नहीं, 13 से भाग जाती है या नहीं जाती है। कैसे करेंगे? क्या इसमें 7 का भाग देके देखेंगे? नहीं, ऐसे तो फिर कर ही लेंगे सवाल को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो करना क्या है, कैसे चेक करें? आपको करना है लास्ट से 3-3 अंकों के पेयर बनाइए। तो एक पेयर तो हमारा ये बन जाएगा और दूसरा पेयर हमारा ये बन गया। पेयर बना दिया, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमने 3-3 संख्याओं का पेयर, 3 संख्याएं नहीं होंगी तो भी हम बनाएंगे, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप यहां पे ध्यान दीजिए। 3-3 का पेयर बनाया। अब क्या करेंगे, पेयर का अंतर लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? पेयर का अंतर। और अगर अंतर 7 से भाग जाता है तो संख्या भी 7 से भाग जाएगी। अगर अंतर 11 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 11 से भाग जाएगी। अगर अंतर 13 से भाग जाता है तो संख्या भी 13 से भाग जाएगी दोस्तों। तो हमने क्या करना है, पेयर बनाए और पेयर का अंतर। तो 6 में 3 गई 3, ठीक है, 12 में 3 गई 9 और 7 में गई 6, 693 बचेगा। अब 693 क्या 7 से भाग जाता है दोस्तों? तो आप देखेंगे 7 निम 63, 7 निम 63, बिल्कुल ये 7 से भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाग जाएगी। क्या ये 11 से भाग जाता है दोस्तों? 11 छंगे 66, 11 तिया 33, बिल्कुल। तो ये संख्या 11 से, अंतर है वो 11 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी दोस्तों। क्या ये संख्या 13 से भाग जाएगी? तो 13 पंजे 65, 13 से ये भाग नहीं जाएगी, तो ये संख्या भी 13 से भाग नहीं जाएगी। क्लियर हुआ? क्या किया, 133, 826 कोई संख्या थी, हमने 3-3 अंकों के पेयर बनाए। लास्ट से पेयर बना के अंतर लिया, तो अंतर को हमने चेक किया। अगर अंतर 7, 11, 13 से भाग जाता है तो संख्या भी इनसे भाग जाएगी। अगर अंतर ही भाग नहीं जाता तो संख्या भी भागे नहीं जाएगी। तो हमने देखा यहां पे 693 7 और 11 से भाग जा रहा था, तो संख्या भी 7 और 11 से भाग जा रही थी। 13 से अंतर भाग नहीं गया तो संख्या भी 13 से भागे नहीं जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 51587 ये संख्या है और मुझे चेक करना है ये किन से भाग जाएगी, 7 से जाएगी, 11 से जाएगी या 13 से जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 3-3 की पेयर बनाएंगे। तो ये तो 3 पेयर कंप्लीट हो गए। अब यहां पे तो 3 अंक है नहीं, तो क्या करें सर? तो यहां पे अपनी मर्जी से 0 लगा लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कीजिए, इन पेयर का अंतर लीजिए। तो देखिए 7 में गई 6, 8 में 4 गई 4 और 5 में 0 गई 5, 546 आएगा। अब आप मुझे बताइए 546 है, क्या ये 7 से भाग जाता है? तो 7 तो 7 तो 49, 14 में 9 गई 5, 7 तो 8 56, तो ये संख्या 7 से भाग जाएगी। तो ये भी 7 से भाग जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। जो संख्या दी गई थी, 3-3 का पेयर बनाया, पेयर का अंतर लिया, कितना आया? 546। 546 से 7 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 7 से भाग जाएगी। क्या ये संख्या 11 से भाग जाती है? 11 चौक 44, 11 से भाग नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि अंतर 11 से भाग नहीं जाता है। 13, तो 546, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 13 से भाग जाता है, तो ये संख्या है ये 13 से भाग जाएगी दोस्तों। तो हमने देखा 41587 जो संख्या थी 7 और 13 से भाग जाएगी, 11 से भाग नहीं जाएगी दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, 83798। 83798 कोई संख्या है, मुझे चेक करना है कि संख्या 7, 11, 13 किससे भाग जाएगी दोस्तों। तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। यहां पे कुछ नहीं तो 0 आप लगा सकते हैं। अंतर लीजिए, 8 में 3 गई 5, 9 में 8 गई 1 और 7 में 0 गई 7, 715 बचेगा। क्या 715 7 से भाग जाता है? तो 715 7 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। क्या 715 11 से भाग जाता है? तो 11 छंगे 66 और 11 पंजे 55, 11 से भाग जाते तो ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी।
715 क्या 13 से भाग जाता है? तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, बिल्कुल 13 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 13 से भाग जाती है। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाया, पेयर का अंतर लिया, अंतर हमने चेक किया 7 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। अंतर है वो 11 और 13 दोनों से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 11 और 13 से ही भाग जाएगी, 7 से भाग नहीं जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दी जाती है 60 283 या 248, ये संख्या है। अब मुझे चेक करना है 7 से जाएगी, 11 से, 13 से, तो क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये तो एक पेयर बन गया। अब यहां पे एक ही अंक है, तो अपनी मर्जी से क्या कर लेंगे? 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, अंतर लीजिए, कितना बचेगा? 242। क्या 242 है 7 से भाग जाता है? तो 7 या 21 नहीं, तो 6248 7 से भागे नहीं जाएगा, क्योंकि अंतर 7 से भागे नहीं गया। 11 की बात करें तो 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बिल्कुल 242 11 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी दोस्तों। 13 की बात करें तो 13 कम 13, 13 से भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या भी 13 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो 6248 है वो केवल 11 से भाग जाएगी दोस्तों। कैसे किया? 3 3 का पेयर बनाया, तो 3 का पेयर बन चुका था, दूसरे में 3 अंक नहीं थे, तो अपनी मर्जी से 2 0 लगा दिए। अंतर लिया, अंतर को चेक किया, अंतर केवल 11 से भाग जा रहा था, तो संख्या भी केवल 11 से भाग जाएगी, 7 और 13 से भाग नहीं जाएगी। उम्मीद है ये हमारा दूसरा जो कंसेप्ट था 7, 11 और 13 का, ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है कि सर पेयर 2 से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे? संख्या भी हमने छोटी देख ली, मीडियम देख लिया, बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 545 684 23, ये संख्या है, और मुझे चेक करने की संख्या 7 11 13 से भाग जाएगी नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे? 3 3 का पेयर, 1 2 और 3, कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। अब इनका अंतर कैसे निकालें? जब 2 पेयर थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अंतर निकालने में, लेकिन ये तो पेयर 3 है, तो कैसे अंतर निकालें? तो आपको करना क्या है? जो भी पेयर विषम स्थानों पर है उनको जोड़िए, और जो पेयर सम स्थानों पर है उनको जोड़िए, फिर उनका अंतर निकालिए। तो विषम स्थानों पर क्या है? ये दोनों है, तो इनका जोड़िए, तो 4 3 7 5 2 7 477 आएगा, और इधर क्या है? 568। अब इनका अंतर आप निकाल लीजिए, बाकी सेम प्रोसेस है। तो 8 में 7 गई 1, और 16 में 7 गई 9, 4 में 4 गई 91। अब आप जानते हैं 91 जो है 7 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 7 से भाग जाएगी। 91 11 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। 91 13 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से भाग जाएगी। कुछ नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है भाई। अगर मान लीजिए एक और पेयर होती है यहां पे, तो विषम स्थानों को जोड़ लिया, सम स्थानों को जोड़ लेते, फिर अंतर निकाल लेती। ठीक है, तो यहां पे हमने पहले और तीसरे को जोड़ा, 477 आएगा। 568 था, दोनों का अंतर लिया 91। 91 आप जानते हैं 7 और 13 से भाग जाता है, तो इस संख्या भी 7 और 13 से भाग जाएगी। 91 11 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 11 का अलग से देखते हैं। 11 के एक अलग से रूल भी है, तो 11 में भी कुछ नहीं है, सेम सा रूल है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 15785, और मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से भाग जाती है कि नहीं जाती। तो क्या करेंगे दोस्तों? जो अंक विषम अंक स्थानों पर है उनको जोड़िए, और जो अंक सम स्थानों पर है उनको जोड़िए। यानी जो डिजिट ओड प्लेस पर है उनको जोड़ लीजिए, और जो इवन प्लेस पर है उनको जोड़ लीजिए, फिर उनका अंतर निकालिए। तो ओड प्लेस वाले देखिए यहां पे 1 7 और 5, तो 7 5 12 और 1 13। इवन प्लेस वाले 5 और 8, 8 और 5 13, दोनों जोड़ा। अब जो जोड़ है इसका अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या आएगा? 0। तो ये जो अंतर है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो आप सभी जानते हैं, तो 0 है वो सभी संख्याओं से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग जाएगी दोस्तों। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखिए, 15785 ये संख्या है। तो जो भी नंबर विषम स्थानों पर आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो भाई विषम स्थानों पर 1 7 और 5 ही तो आ रहा है, तो इनका जोड़ कितना आएगा? 13 आएगा।
अब जो नंबर सम स्थानों पर है उनको जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे सर 5 और 8 कितना आएगा 13। ये सम स्थानों पर वाले अंकों का जोड़ है और ये विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे थे उनका जोड़ है। अब इसका अंतर लीजिए कितना आएगा 0। ये जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये संख्या 11 से भाग जाएगी दोस्तों। ठीक है, एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 9 6 2, ये कोई संख्या है और मुझे चेक करना है कि ये संख्या 11 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो भाई इवन प्लेस पर जो नंबर है 9 और 2 11, और ओड प्लेस पर जो नंबर है 6 और 5 11, दोनों का अंतर कितना आएगा 0। तो ये संख्या है 11 से भाग जाएगी दोस्तों। एक और संख्या ले लेते हैं, संख्या है 54 516। अब देखिए जो इवन प्लेस पर जो नंबर है दूसरे और चौथे पर वो कितने हैं और पहले तीसरे पांचवें पर कितने हैं। तो देखिए पहला तीसरा और पांचवा, तो 5 5 10 और 6 16, ये कितना आएगा 16 आएगा। भाई विषम स्थानों पर जो अंक थे उनका जोड़ करेंगे तो 5 5 10 और 6 16 आएगा। अब जो सम स्थानों पर अंक है उनको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5। अब 16 में से 5 घटाएंगे 11 आएगा, और 11 आप जानते हैं 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 11 से भागे जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7 8 6 2 3, ये कोई संख्या है मान लीजिए, और मुझे चेक करना है कि 11 से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी। तो विषम स्थानों पर जो नंबर है 7 और 6 13, 13 और 3 16, कितना आएगा 16 आएगा। सम स्थानों पर जो नंबर है उनका जोड़ है 10। अब इनका अंतर लेंगे तो 16 में 10 गया 6 बचेगा। क्या 6 11 का मल्टीपल है? नहीं। तो ये संख्या है ये 11 से भागे नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लगता है, बाकी आप खुद करेंगे। 5 5 10 से 16, 16 में 5 11 11, हाँ बिल्कुल जाएगी। ठीक है, इतना काम था यहाँ पे। 7 6 13 और 3 16, 16 में 10 गई 6 बचेगा, नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं, संख्या है मान लीजिए 8 4 7 2 3 6। ये चेक करना है कि 11 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो विषम स्थानों वाले 1 3 5, 8 7 15 और 3 18, कितना आएगा भाई 18 आएगा। सम स्थानों वाले 4 2 6 और 6 12, 12 आएगा। अब 18 में 12 गई 6 बचेगा, 6 है ये संख्या, 11 से भाग नहीं जाती, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 11 का रूल भी काफी इजी है और अलग भी कर सकते हो। 7 11 13 वाला समझाया था तो उससे भी कर सकते हो, या अलग से इसका रूल है इससे भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 3 और 9। तो 3 का तो बहुत आसान है कि संख्याओं का जो अंकों का योग है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या 3 से भाग तब जाएगी जब उसके अंकों का योग 3 से भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या है मान लीजिए 279, तो क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगी? तो 9 7 16 और 2 18, संख्या के अंकों का योग 18 है, 18 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से भाग जाएगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए 181 है, क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगी? तो अंकों का योग देखिए 8 और 1 9 10, तो नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7 6 9, अब क्या ये संख्या 3 से भाग जाएगी? तो 7 6 13 और 9 22, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। 3 का रूल आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान है। 9 का क्या है? 9 में भी वही रूल लागू होता है जो 3 का है, संख्या के अंकों का योग है वो 9 से भाग जाना चाहिए। एक और रूल है 9 का कि डिजिटल सम 0 या 9 होना चाहिए। 9 का एक रूल है 3 वाला कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 से। दूसरा रूल है कि डिजिटल सम है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 या 9 होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से भाग जाती है। कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए कि डिजिटल सम होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 4 9 6 8 3, ये कोई संख्या है, इसका मुझे डिजिटल सम निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़िए। तो 9 4 13, 6 19, 3 22 और 8 30, कितना आएगा दोस्तों? 30 आएगा। अब ये जो जोड़ है ना, ये डबल डिजिट में है, हमें तब तक जोड़ते रहना है तब तक कि सिंगल डिजिट में नंबर ना आ जाए दोस्तों। तो 3 और 0 को फिर जोड़ देंगे, तो 3 और 0 कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा जी,
आप इसको एक और तरीके से जोड़ सकते हो। आप जानते हैं 9 और 4 13, अब 13 भी डबल डिजिट है तो 3 और 1 को फिर जोड़ दीजिए, यहां पे कितना आएगा 4 आएगा। 8 और 4 14, 14 में फिर 14 को जोड़िए तो 4 और 1 5 आएगा और 3, तो 5 4 9 और 3 12, और 12 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, आप बदल लीजिए, आप 6 और 4 को जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 का मतलब 1, 9 और 8 17, 17 का मतलब 8, 8 और 1 9 और 3 12, 12 को फिर जोड़ेंगे 3 आएगा। यानी डिजिटल सम कभी नहीं बदलता। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करिए, लेकिन सबसे जो आसान मेथड है वो है कि आप इनको एलिमिनेट कीजिए। कैसे, देखिए यही संख्या मैं दोबारा लिख रहा हूं, 49 68 3। पहले तो आप ये समझिए कि डिजिटल सम क्या है, किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, फिर फर्दर जोड़ेंगे, तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि जोड़ सिंगल डिजिट में ना जाए दोस्तों। और वो सिंगल डिजिट ही क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। क्योंकि डिजिटल का मतलब है डिजिट, कोई भी सम है वो एक डिजिट में आना चाहिए। और अगर डिजिटल सम 0 या 9 है तो संख्या 9 से भाग जाएगी दोस्तों। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब यहां पे क्या करते हैं, डिजिटल सम निकालने के लिए जहां भी 9 है उसको काट दिया जाता है। तो यहां पे 9 है, काट दिया, 6 और 3 9 हो रहा है, इसको काट दिया, क्या बचेगा 8 और 4 12, और 12 का मतलब क्या होता है 3 होता है। तो आ तो 3 ही रहा है, लेकिन ये आसान था या ये आसान था, ये आसान था। एक और संख्या है, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 7 9 2 6 3 8 1, इसका मुझे डिजिटल सम चाहिए। तो एक तो तरीका है जोड़ते रहिए, दूसरा तरीका है 9 है तो काट दीजिए। तो देखिए 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, डिजिटल सम क्या बचा 0। तो ये संख्या है ये 9 से भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि डिजिटल सम क्या है 0 या 9 होना चाहिए। क्लियर है, तो हमने डिजिटल सम भी निकालना सीख लिया और 0 9 का मल्टीपल का रूल भी देख लिया दोस्तों। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए संख्या है 8 2 1 7 6 4 5 3। मुझे चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग जाती है या नहीं जाती है। तो सबसे पहले आप डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम के लिए मैंने बताया 9 है तो काट दीजिए। तो देखिए 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9, 5 और 4 9 कट गया भाई। डिजिटल सम क्या है 0, और 9 का भाजकता का नियम भी ये कहता है कि डिजिटल सम वो 0 या 9 होना चाहिए। तो ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये 9 से भागे जाएगी। क्लियर है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 78 21 और 9, ये कोई संख्या है मान लीजिए, क्या ये संख्या 9 से भाग जाएगी? तो पहले आप डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम में 9 कट गया, 7 और 2 9, 8 और 1 9 कट गया, तो इसका मतलब ये 9 से भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 9 का रूल भी देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिजिटल सम आपको निकालना आना चाहिए, और डिजिटल सम 0 या 9 होगा तो ही वो संख्या 9 से भाग जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा भाज्यता का रूल। तो इस क्लास में हमने एलसीएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली और भाज्यता का नियम यहां पे देखा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो बिना देर की हुई बैच को ज्वाइन कीजिए। इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। हर चीज बिल्कुल आराम से और तसल्ली से आपको समझाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, दिए गए नंबर 9468164742, इस पर आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते अगले क्लास में कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।